समस्या समाधान विधि। और समस्या समाधान विधि में सबसे पहले अपन ने कहा कि इसको सुकराती विधि या प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रतिपादन है वो सुकरात व सेंट थॉमस के मध्य हुए वार्तालाप के आधार पर किया गया। वैज्ञानिक रूप है उसको वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाला जो संप्रदाय है वो तो कौन सा है, गेस्टाल्टवाद। और वैज्ञानिक रूप में यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम पूछे कि इसको वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किसने किया, तब कौन है, जॉन ड्यूवी व किलपैट्रिक के द्वारा। एनसीईआरटी के द्वारा समस्या समाधान को कब अपनाया गया, 1970। लिखो। एक तो योजना जरूरी नहीं कि आपकी क्या हो, समस्यात्मक, तो योजना का समस्यात्मक होना आवश्यक है नहीं है, जबकि समस्या समाधान विधि में विषय वस्तु का समस्यात्मक होना जरूरी है। यह है आपकी प्रायोजना विधि, वो आपके क्रियात्मक रूप में हल ढूंढा जाता है, जबकि यहां पर हल है आपका सैद्धांतिक रूप में ढूंढते हैं। व्यवहार के तीनों पक्षों का परिमार्जन करती है, जबकि यहां पर व्यवहार के केवल और केवल संज्ञानात्मक पक्ष का ही परिमार्जन होता है। यह शिक्षण के सभी स्तरों के लिए समान रूप से उपयोगी है, जबकि यह माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी। ठीक है, लिखो। प्रायोजना विधि के बाद में पढ़ा अपन ने समस्या समाधान विधि। किस महत्वपूर्ण विधि प्रारंभ की थी, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के अंतर्गत अपन ने कहा था कि सामाजिक मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह विधि कौन सी है, समाजीकृत अभिव्यक्ति करते हुए बालकों को विभिन्न प्रकार सामाजिक मुद्दों के प्रति सचेत करने व विकसित दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कितने रूप बताएं इसके, 5 रूप। एक तो कौन सी, अनौपचारिक दलीय चर्चा, औपचारिक दलीय चर्चा, पैनल परिचर्चा, सिंपोजियम या इसी को क्या बोलते हैं अपन, परिसंवाद, और एक आपकी संस्था स्वरूपी चर्चा। इस वॉशिंग ने कितने रूप बताएं इसके, 5 रूप। एक तो चर्चा, औपचारिक दलीय चर्चा, पैनल परिचर्चा, सिंपोजियम या इसी को क्या बोलते हैं अपन, परिसंवाद, और एक आपकी संस्था स्वरूपी चर्चा। इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रायोजना की पढ़ी, तो प्रायोजना के जनक कौन, किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। फिर समस्या समाधान के 2 अलग अलग नाम आ जाते हैं। यदि प्रारंभिक प्रतिपादन की बात करें तब तो आपके सुकरात, और साथ में कौन थे, सेंट थॉमस। दोनों के वार्तालाप थे, उन वार्तालापों को आधार मानकर इस विधि को प्रतिपादित। वर्तमान रूप कौन लेके आए, जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक। फिर अपन ने बात की पैनल परिचर्चा, तो पैनल के लिए प्रतिपादक कौन है, हैरी ए ओवरस्ट्रीट। तुम 2 मिनट पुरानी बातें बोल जाते हो, ठीक है। विधि के जनक कौन है, एलेक्सी ऑसबोर्न। ध्यान रखना, बोसबोर्न नहीं है, कई बार क्या करते हैं, ओवरस्ट्रीट। अब आपके मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक कौन है, एलेक्सी ऑसबोर्न, हेल्सन वॉशिंग। और कितने रूप, कितनी अवस्थाएं बताइए, 8 अवस्थाएं बताइए। अब इन 8 क्या था, क्षेत्र भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप, पर्यटन विधि, जिसकी सबसे पहले प्रारंभिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई है। आधुनिक प्रतिपादक कौन है, प्रोफेसर रेन। अगर उद्देश्य सबसे पहला विषय के प्रति क्या करना, रुचि विकसित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्षेत्र भ्रमण का। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान करने के लिए क्षेत्र, आपके निरीक्षण क्षमता का विकास है ना। देखिए, शिक्षक के निर्देशन में बैठकर स्वाध्याय करने के लिए जो प्रविधि काम में ली जाती है वो कौन सी होती है, पर्यवेक्षित अध्ययन। और इसके जो प्रतिपादक है वो है मार्विल जोन। प्रतिपादक कौन है, डेजी मार्विल जोन। संकल्पना मानचित्रण, कंसेप्ट मैपिंग मानचित्रण है, वो किसी भी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ज्यामितीय आकृतियों तथा रेखा चित्रों का प्रयोग करते हुए उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके वो आपके हैं प्रोफेसर नोवाक, जोसेफ डी नोवाक। स्टार्ट किया था शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां या अनुदेशनात्मक सामग्रियां, जिसमें टीएलए और टीएलएम का अपन ने सबसे पहले परिचय पढ़ा कि कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग में ली गई वे समस्त सहायक सामग्रियां जिनके माध्यम से शिक्षक अपनी उद्देश्य पूर्ति करता है तथा छात्र है वो अपने अधिगम में उनका उपयोग करता है। तो ऐसी सामग्रियां किस नाम से जानी जाती है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के नाम से जानी जाती है। यहां पर टीएलए और टीएलएम का महत्व किन किन के लिए है, तो शिक्षक के लिए। शिक्षक के लिए क्यों है, क्योंकि उसकी उद्देश्य पूर्ति में सहायक, विषय वस्तु को सरल स्पष्ट रुचिकर व बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करना शिक्षक की उद्देश्य होता है। दूसरा छात्रों के लिए, तो एक तो कमजोर छात्र और दूसरे प्रतिभाशाली छात्र। कमजोर छात्र क्या कर सकते हैं, तो सूक्ष्म अवधारणाओं को
स्थूल रूप में बड़े आकार में समझ पाने में सक्षम होते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं तो उनको सौरमंडल का अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए कि किस प्रकार से ग्रह गति करते हैं, किस प्रकार से उनकी स्वयं की दूरी पे गति होती है, किस प्रकार से वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो उसके लिए क्या करें अपन छात्रों को एक मॉडल बनाकर इसको स्पष्ट करें। तो छात्रों के लिए वो जो सूक्ष्म संपर्क थे वो आपके स्पष्ट रूप में, स्थूल रूप में समझ में आने प्रारंभ होंगे। बहुत गम्य का मतलब होता है वो सोच पा रहे हैं जितने दायरे में, इन चीजों के माध्यम से वो और अधिक विस्तृत दायरे में सोच पाने में सक्षम होंगे। उनको अपन बोलते हैं चिंतन में गतिशीलता विकसित होना। ठीक है, विधियों के बारे, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के बारे में कोठारी आयोग ने कहा कि भारत में शिक्षण सहायक सामग्रियां शैक्षिक क्रांति ला पाने में सक्षम है। नेक्स्ट इसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा। एक तो कौन सा, इंद्रियों के आधार पर सर्वे सामग्री, जिनको सुना जा सके, जिनको देखा जा सके, दृश्य सामग्री, और जिसको देखा और सुना दोनों जा सके, वो कौन से होते हैं। अब इसके बाद में पढ़ा पढ़ने प्रक्षेपण, जिनको प्रक्षेपित किया जा सके। तो प्रक्षेपित योग्य सामग्री में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, प्रोजेक्टर। अभी मैंने प्रोजेक्टर वास्तव में क्या होता है नहीं पढ़ा है, आगे पूरा डिटेल के साथ स्लाइड क्या होती है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। ट्रांसपेरेंसी, जिसको हिंदी में पारदर्शिता बोलते हैं, ये भी आगे चल के समझ में आएगा, अभी मैंने नहीं बताया। प्रक्षेपित, जिनको प्रक्षेपित नहीं किया जा सके, तो प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर से संबंधित सामग्री को छोड़कर जितनी भी सामग्री होती है वो सारी की सारी कौन सी होती है, अप्रक्षेपी सामग्री होती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके तकनीकी के आधार पर, एक तो सॉफ्टवेयर, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, मृदु उपागम। पहले इस शब्द को छोड़ो, इस शब्द को एक बार नहीं देखना आपको। यहां देने के अनुसार जिसको जिस प्रकार की शिक्षक को आवश्यकता है वैसी आवश्यकता के अनुसार उसका क्या कर सके, निर्माण, और जब चाहे तब उसका क्या कर सके, उपयोग। ऐसी सामग्री की कौन सी कहलाती है, सॉफ्टवेयर। दूसरी कौन सी, हार्डवेयर, जिसको किस नाम से जानते हैं, यह शब्द छोड़ो एक बार, माध्यम। यहां पर शिक्षक क्या है, शिक्षक आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता, प्रयोग, यानी कि शिक्षक का इस पर प्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे रेडियो होता है, तो रेडियो पर कोई भी आकाशवाणी से प्रोग्राम आएगा, कोई भी शैक्षिक प्रोग्राम आएगा, तो जो माध्यम के नाम से जानती। नेक्स्ट देखो, फिर कौन सी है, एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार एक तो कौन सी सामग्री, ग्राफिक सामग्री। चित्रात्मक आकृतियां, वास्तविक चित्र नहीं होते हैं, फिर बता रहा हूं मैं क्या नहीं होते हैं, ओरिजिनल चित्र नहीं होते हैं, किसी प्रकार की चित्रात्मक आकृतियां होती है, सिर्फ ओरिजिनल चित्र नहीं होते हैं। जैसे कार्टून, कॉमिक्स, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, ग्राफिक सामग्री के अंतर्गत आती है। जैसे कल भी मैंने बताया, वो आपको जो बूजो का कार्टून है, वो बूजो एक प्रकार का क्या है, ग्राफिक्स है। ठीक है, फिर दूसरी कौन सी आई, प्रदर्शन, जिनको कक्षा कक्ष में छात्रों के सामने प्रदर्शित किया जा सके, कौन सी सामग्री, प्रदर्शन सामग्री, चार्ट, मॉडल, चित्र, मानचित्र। इसके बाद में कौन सी है, त्रिआयामी सामग्री, 3D सामग्री जिसको बोलते हैं। मॉडल, वास्तविक पदार्थ, ऐसी सामग्रियां किस नाम से जानी जाती है, त्रिआयामी सामग्री, जिनका कोई ना कोई भौतिक अस्तित्व हो। भौतिक अस्तित्व का मतलब जो उपस्थित हो। अब जैसे ये बोर्ड की जो स्क्रीन है ना, ये 2D है, ये स्क्रीन कैसी है, 2D, क्योंकि इसकी या तो लंबाई है या चौड़ाई है, इसकी मोटाई नहीं है। लेकिन ये बोर्ड 3D है, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई, लेकिन ये स्क्रीन नहीं है। जैसे चार्ट होता है आपका, तो चार्ट के ऊपर लिखी गई जो सामग्री होती है, वो ये जो बीच का एरिया, ये क्या कहलाएगा, 2D, लंबाई और उसमें क्या है, चौड़ाई। ठीक है, तो आयामी, जैसे कि आपका मॉडल है, वास्तविक पदार्थ है, ये आपका स्टाइलस है, गिलास है, मोबाइल है, ये कर सके अपने, सुन सकें, वो क्या कहलाएगी, सर्वे। अगली कौन सी, प्रक्षेपी, जिनके माध्यम से प्रक्षेपित किया जा सके। और प्रक्रिया सामग्री किस पर आधारित होगी, गतिविधि पर आधारित, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी होगी और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होगी। रियल एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, वास्तविक अनुभव पर आधारित होगी। जैसे आपका कठपुतली है, नाटक है, झांकी है, अभिनय है, क्षेत्र भ्रमण, क्रिया सामग्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद भी अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिपादक कौन है, एडगर डेल, ओहियो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। बुक का नाम लिखा इन्होंने, ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग। और इन्होंने क्या किया, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां कौन सी अधिक प्रभावी होगी, कौन सी प्रभावी नहीं होगी, इनको प्रदर्शित करने के लिए एक अनुभव शंकु नामक आकृति का प्रयोग किया। शंकुआकार आकृति है, नाम क्या रखा इसका, अनुभव शंकु। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, सबसे ऊपर ही ऊपर क्या रखें, केवल प्रस्तुतिकरण सामग्री, जिनसे कंटेंट को प्रस्तुत किया जा सके, ऐसी सामग्री इन्होंने सबसे ऊपर ही ऊपर प्रदर्शित की। प्रस्तुतिकरण के लिए क्या क्या काम में आते हैं, तो जैसे केवल शब्द, केवल शब्दों में आपकी परिभाषा भी हो सकती है, कोई परिभाषा दे, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत बताए, तो ये केवल शब्द गुरुमुखवाणी। दूसरे नंबर पे इनसे अधिक प्रभावी कौन सी होगी, प्रदर्शन सामग्री, चित्र, चार्ट, मानचित्र, बोर्ड आदि। फिर आती है आपकी कौन सी, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण के अंतर्गत प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर से संबंधित सभी सामग्रियां। और उन सबसे अधिक प्रभावी कौन सी आती है, प्रक्रिया सामग्री, जो प्रत्यक्ष अनुभव, रियल एक्सपीरियंस पर आधारित होगी और गतिविधि आधारित सामग्री होगी। ये सारी की सारी सबसे अधिक प्रभावशाली होगी, जो इसके आधार के अंदर, आधार की ओर बढ़ने पर प्रभावशीलता बढ़ती है, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर प्रभावशीलता बढ़ती है। ऊपर से चीजें चलते हैं, तो जैसे शब्द आपके एक प्रकार से अमूर्त है, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उनका कोई वास्तविक रूप से उनका कोई, और नीचे प्रक्रिया आधारित, करके सीखने पर आधारित चीजों पर आ जाते हैं, क्रियाशीलता वाली चीजों पर आ जाते हैं। तो किस ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से, वो सारी जनरलाइज चीजें होती है। शब्दों के अंतर्गत जो भी चीजें आती है वो जनरलाइज, जबकि यहां तक पहुंचते पहुंचते किस ओर चल देते हैं अपने, विशिष्ट की ओर। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां, मैंने जो चीज समझाई आपको वो समझाई बोर्ड।
सबसे पहले कौन सी चीजें, एक तो बता दिया मैंने आपको ब्लैक बोर्ड, एक मैंने आपको बता दिया फ्लेनल बोर्ड। कौन सा बता दिया? फ्लेनल बोर्ड। सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियों में पहली कौन सी? श्यामपट्ट। सर्वप्रथम अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन? विलियम जेम्स। कैसी सामग्री है? परंपरागत, जो लंबे समय से, पुराने समय से चली आ रही है। फिर आपकी कौन सी है? आकार कैसा है इसका? आयताकार। फिर श्यामपट्ट को शिक्षक का क्या बोलते हैं? क्लोज फ्रेंड होता है। दूसरी, इसका सर्वाधिक प्रयोग गणित विषय में होता है। सर्वाधिक प्रयोग किस में होता है? तो गणित अपन पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये मैंने आपको फैक्ट लिखाया नहीं। तो अपन ने देखा था कि वर्तमान समय में एनसीईआरटी कौन से बोर्ड का प्रयोग करती है? ग्रीन बोर्ड का, पीली चौक से इसके ऊपर लिखा जाना बताया जाता है। क्या था? तो बताया था मैंने आपको कि विद्यालयों में आवश्यक न्यूनतम संसाधन, जिनसे पढ़ाई प्रारंभ की जा सके, इतने संसाधन, जैसे कि बोर्ड, चौक, बच्चों के बैठने के लिए दरी और अध्यापक, इतने के फ्लेनल बोर्ड। क्या करते हैं? इसके ऊपर चित्र टांगते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे चित्र टांगे जाते हैं। ये किस कपड़ा किसका होता है? फ्लालिन का या फिर सूत का मोटा कपड़ा। इन चित्रों के पीछे क्या लगा होता है? रेगमाल, जो कि क्या कर देता है? इसके ऊपर इनको चिपकने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इस रेगमाल के माध्यम से यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट बोलते हैं। बुलेटिन का मतलब मैंने आपको अर्थ बताया था। कक्षा कक्ष के क्या होता है? बाहर। अंदर की तरफ कौन सा होगा? फ्लेनल। जबकि कक्षा के बाहर कौन सा होगा? क्योंकि सूचनाएं पूरे विद्यालय के लिए एक साथ प्रेषित की जाती है। तो ऐसे स्थान पर जहां से सभी शिक्षक आते हो और सभी विद्यार्थी गुजरते हो, ऐसे स्थान पर क्या करते हैं? सूचना पटे या तो जो हेडमास्टर होते हैं, प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल, उनके ऑफिस के बाहर लगाते हैं, या फिर जहां से एंट्री और एग्जिट होता है, तो एंटर होते ही आपके क्या लगा दिया जाता है? वो बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है, इसका रिकमेंड कौन सा किया गया है? नीला। फिर मैग्नेटिक बोर्ड, तो चुंबकीय गुणों युक्त कोई भी वस्तु होगी उसको यहां पर चिपकाने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। फिर अपन ने पढ़ी वास्तविक वस्तुएं। अन्य सभी वस्तुओं की तुलना में क्या होती है? ये अधिक प्रभावशाली होती है। रियल एक्सपीरियंस बच्चों को वास्तविक अनुभव प्रदान करती है। ठीक है, तो किसी भी टिकट, मूर्ति आदि ये चीजें हैं, वो बच्चे के लिए रियल एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव का काम। कि वास्तविक वस्तु उपलब्ध नहीं है तो उसका क्या करेंगे? सॉरी, पहले बीच में आ गया था रियालिया। रियालिया जर्मन शब्द के रियलियन से बना है। ये कैसे पदार्थ होते हैं? लेकिन इनकी एक विशेषता होती है, ये किसी धर्म, किसी समुदाय, संस्कृति या किसी स्थान विशेष से रिलेटेड होते हैं। शब्द के कॉमन नहीं होते। कोई पर्टिकुलर स्थान की या किसी समुदाय की या संस्कृति की जो आपकी वस्तु होती है, उसको फिर अपन किस नाम से जान लेते हैं? रियालिया के नाम से जानते हैं। फिर देखो नेक्स्ट अपने प्रतिदर्श या नमूना। ओरिजिनल वस्तु है ही नहीं तो उसका कोई छोटा सा अंश, वो क्या कहलाएगा अपने लिए? प्रतिदर्श, नमूना या सैंपल। ठीक है, फिर कौन सा आया? प्रतिरूप या मॉडल। ये न तो सैंपल है और नहीं ओरिजिनल वस्तु है, तब क्या उपलब्ध करवाते हैं? प्रतिकृति, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रतिरूप। इसी को क्या बोल देते हैं? मॉडल। वास्तविक वस्तु के क्या होता है? समरूप होता है, जैसे सौरमंडल का मॉडल। फिर डायोरामा। कौन से आपके चित्र थे? त्रिविमीय चित्र, जिनको पहले नॉर्मल गत्ता होता है और उस गत्ते पर प्रेशर करके, दबाव डालकर उसको किस में बदल दिया जाता है? त्रिविमीय चित्रों में बदल दिया जाता है। उसको किस नाम से जानते हैं? डायोरामा के नाम से जानते हैं। फिर कौन सा है आपका? भूगोलक, जिसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ग्लोब। ग्लोब है, उसके निर्माता कौन है? मार्टिन वेम। और ये क्या है? पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिकृति। पृथ्वी को यदि समझना है तो ग्लोब से अधिक सर्वश्रेष्ठ कोई भी मॉडल नहीं हो सकता। और कक्षा शिक्षण में कितने इंच व्यास वाला प्रयोग में लेते हैं? 16 इंच व्यास वाला प्रयोग में लेते हैं। फिर कौन सा है आपके? अभिनय। ये प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। किस पर आधारित? आपका प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित। आपका प्रक्रिया या प्रत्यक्ष अनुभव आधारित होता है। साधारणतः इसका अर्थ क्या होता है? नकल करना। सबसे पहला बताया मैंने आपको संरचना शब्द अभिनय क्या होता है? बिना संसाधन के, है ना, नॉर्मल, ऐसे ही, कोई लाइटिंग नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है, कोई भी नहीं है, बस क्या करना? नकल करना। वो आपका कौन सा होगा? संरचना शब्द अभिनय। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको कि लकड़ी। फिर कौन सा आया? पेजेंट या जुलूस। किसी भी ऐतिहासिक घटना को प्रदर्शित करने के लिए क्रमबद्ध रूप से आपके किसका प्रयोग किया जाता है? पेजेंट या जुलूस का। फिर आई झांकी। इसमें तो क्या होता है? मूवमेंट होता है। जुलूस में तो इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता। ये कैसे है? स्थिर चित्र की दिखाई, स्थिर चित्र की तरह दिखाई देते हैं, स्टेबल, एकदम रुके हुए, बिल्कुल, है ना, मौन। ऐसे आपके पास कौन से चित्र होते हैं? झांकी कहलाते हैं। ठीक है, फिर आई आपकी कौन सी? कठपुतली। तो अमूर्त वस्तुओं, जो कि कठपुतली होती है, उसको किसी एक व्यक्ति का किरदार को जीवंत करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कोई भी मान लो कि महाराजा आ रहे हैं, तो उस महाराजा के रोल को कौन जीवंत कर रहा है? कठपुतली। तो अमूर्त वस्तु है, आपके पास है कोई भी निर्जीव वस्तु है, मूर्त क्या निर्जीव वस्तु है, और उस निर्जीव वस्तु से किसी सजीव व्यक्ति के रोल को क्या करवा रहा है? प्ले करवाया जाता है। कला मंडल उदयपुर है, वो क्या करता है? इसका कठपुतली कला को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था नाटक। तो पूरा सजावट के साथ एकदम ओरिजिनल थिएटर वाला जो आपका अभिनय होता है, वो कौन सा होता है? नाटक, ड्रामा जिसको बोलते हैं। छाया चित्र में क्या करते हैं? अंधेरा होता है, सामने से लाइट आती है और उसमें छाया के माध्यम से ही क्या करते हैं?
चित्र बनाने का काम करते हैं। अब जरूरी नहीं कि इसमें जैसे कोई व्यक्ति भी सामने आ सकता है। निर्वाह मनोसामाजिक नाटक होता है, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, रोल प्ले। तो किसी भी नाटक या ऐतिहासिक घटना जो कि कक्षा शिक्षण में अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तब उन पात्रों का रोल भी किससे करवाना, छात्रों से। कोई ड्रेसिंग वगैरह स्टार्ट किया था प्रोजेक्टर प्रक्षेपक यंत्र, जिसके अंतर्गत स्लाइड पारदर्शिका सूक्ष्म वस्तु या चित्र को अपन क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्टर होता है डाइस्कोप, जिसको बोलते हैं जादुई लालटेन, मैजिक लैंटर्न या मायादीप। इसके अंतर्गत एक कांच की स्लाइड को जिलेटिन के घोल में डुबोकर सुखाकर चित्र बनाकर इसके माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। ध्यान से अपने को सिर्फ सुनता रहा। पेरिस्कोप सूक्ष्म चित्र या सूक्ष्म वस्तुओं को सीधे ही प्रक्षेपित कर देता है, किसी स्लाइड की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में तीसरा आया एपिडाइस्कोप, जो इन दोनों प्रोजेक्टर का मिश्रण था। चौथा है आपके पास ओवरहेड प्रोजेक्टर, सिरोपरि प्रक्षेपक यंत्र। प्लास्टिक की किसी शीट के ऊपर जो भी आपको प्रक्षेपित करना है उसको उसके ऊपर प्रिंट करके और सिर के ऊपर से प्रक्षेपित करने के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है वो सिरोपरि प्रक्षेपक यंत्र। यह आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड एक तो कौन सा होता है, एलसीडी प्रोजेक्टर। दूसरा है आपके पास एलईडी प्रोजेक्टर। तीसरा सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता वाला डीएलपी प्रोजेक्टर, जिसको बोलते हैं डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। उसके बाद में आया ग्राफोफोन, एक प्रकार की सर्वे सामग्री होती है, बालकों को संगीत शिक्षा देने के लिए प्रयोग में ली जाती है। उपनाम इसका चूड़ी बाजा होता है। नेक्स्ट आपका जो है वो लिंग्वाफोन, भाषा प्रयोगशाला का यंत्र होता है। इसके द्वारा बालकों को उच्चारण दक्षता विकसित करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। उपनाम इसका सीतम वाद्य होता है। नेक्स्ट आपका रेडियो, जिसके निर्माता मार्कोनी है। सर्वे सामग्री है, गांधी जी ने इसको अद्भुत वस्तु की संज्ञा दी। भारत में रेडियो की शुरुआत 23 जुलाई 1927 से प्रारंभ होती है। टेलीविजन सर्वे दृश्य सामग्री होती है। निर्माता कौन है, जे.एल. बेयर्ड। कीथ टेलर ने कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक उपकरणों के अंतर्गत टेलीविजन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। उसके बाद में क्या, षष्टक या सेक्सटेंट, प्रेक्षक द्वारा कोण मापन के लिए प्रयोग में लेते हैं। भूगोल विषय के लिए सबसे अधिक उपयोगी है चित्र पट्टिका या फिल्म स्ट्रिप। 35 mm चौड़ाई की सेलुलोज एसीटेट से निर्मित रंगीन स्थिर चित्रों को प्रदर्शित करने वाली एक पट्टिका होती है, जिसकी आपके चौड़ाई कितनी होती है, 35 mm। फिर आपके पास आया चार्ट या आलेख। शिक्षण का क्या बोलते हैं इसको, कंकाल तंत्र। सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है। चार्ट के प्रकार में सबसे पहले देखेंगे समय चार्ट। समय के अनुसार घटित होने वाली घटनाओं को एक निश्चित कालक्रम के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए समय चार्ट का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर पे आपके पास आता है वृक्ष चार्ट, जो कि वंश क्रम को प्रदर्शित करने के लिए। तीसरा आता है आपके पास धारा चार्ट, जो अलग अलग घटकों से निर्मित किसी एक विशिष्ट अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, प्रवाह चार्ट, किसी चरणबद्ध या सोपानिकी का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रवाह चार्ट का। 2 अलग अलग अवधारणाओं में अंतर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तालिका चार्ट का। बोलो बांके बिहारी लाल की संदर्भ। केवल एक पर्टिकुलर चित्र है, उसको उसकी स्थिति कहां पर है और उसका आकार कितना है उसको प्रदर्शित करेंगे तो क्या कहलाएगा, मानचित्र। और चित्र तो खूब सारे कोई से भी हो सकते हैं, 3 प्रकार की। ऐसे पूछे अवधि के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार। आगे चल के बताऊंगा मैं भी। मुख्यतः जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, वार्षिक योजना, इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना। कितनी होती है, 3। और आपके सिलेबस में दे रखी है 2 ही। सिलेबस में कितनी दे रखी है, 2। एक तो कई बार क्या होता है कि ऐसे पूछ ले कि इकाई योजना किस आधार पर तैयार की जाती है, तो सत्रीय योजना के आधार पर तैयार की जाती है। ऐसे कई बार वो इनके साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे, तब अपने को इनके सामान्य जानकारी लेना आवश्यक है, ठीक है। तो उपसत्रीय योजना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इतना ध्यान रखना कि 3 सत्रों के अंतर्गत जो आपके छोटे छोटे उपसत्रों में विभाजित करते हैं वो कौन सी कहलाती है, उपसत्रीय। वो मैंने आपको बता दिया, सत्र के प्रारंभ से लेकर मध्यावधि अवकाश तक, फिर मध्यावधि अवकाश से लेकर अर्धवार्षिक परीक्षा तक, फिर वापस शीतकालीन अवकाश पूर्ण होने से लेकर आपके वार्षिक परीक्षा तक। कितनी होगी, 3। चलो फिर नेक्स्ट देखो। अब अपने सबसे पहले हेडिंग लगो वार्षिक योजना। वार्षिक योजना इसी को बोल देते हैं अपने सत्रीय योजना, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेशन प्लान। सेशन प्लान, सेशन प्लान। ग्लोब मॉडल में ही शामिल होगी ना, मैंने मॉडल बताए। मॉडल के बाद जस्ट अगला टॉपिक आपका उसी के अंतर्गत ग्लोब आपको दिखाते हुए मैंने लिखवाया था, और उसमें शायद दूसरी या तीसरी लाइन लिखी हुई है कि पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिकृति ग्लोब होता है, और ऊपर मैंने लिखवा था कि प्रतिकृति ब्रैकेट में मॉडल। तो इसका मतलब फिर ग्लोब है वो मॉडल में आता है। सेशन प्लान। इतनी अलॉजिकल बातें करते हो ना तो फिर दिक्कत होती है। थोड़ी बहुत तो तार्किकता रखो भाई, एक दूसरी चीज इतना तो जोड़ ही सकते हो ना। इतना नहीं जोड़ने पर क्या होता है कि एक आदमी था वो अतार्किक बातें करता था ऐसी, तो उसकी मम्मी ने उसको कहा कि जा बेटा ससुराल जा और अपनी पत्नी को लेके आ। अब आदमी सांस रहे कि राजी है वो नया कापा पहन गए, अब नवा कापा पहन गए। अब गांव में पहले क्या होता था, महिलाओं का जो मुख्य मीटिंग स्थल होता था वो होता था गांव की जो पनघट होता था, वो गांव का एक कुआं होता था सबके लिए, और वहीं पे वो पानी बन जाती थी, तो पूरी गांव की चुगलियां एक साथ वहीं पे संपादित होती थी। तो जैसे वो सामने दिखे ना, तो उन महिलाओं में से एक महिला तो थोड़ी सी बातूनी और शाब्दिक चालाक थी,
है ना, तर्कशास्त्र की कोई अच्छी ज्ञाता होगी, तो उसने सामने से आते हुए देखकर कहा कि वो जीजाजी आ रहे हैं, बस आने दो, है ना, आज तो बस मौज हो गई। तो उनको आते रुका लिया, बोले जीजाजी बैठो, पानी पियो, ऐसे खूब मान मनवार करके बिठाया। उसको पता नहीं था भाई अपन फंसने वाले हैं। अब वो थोड़ी देर बाद में आदमी ये जो अतार्किक बातें करने वाले होते हैं वो थोड़ी देर में अपना सर दिखा देते हैं। तो उसने एक दो ऐसी प्रकार की बिना लॉजिक की बात की होगी। तो इतने में तो क्या हुआ, वो एक महिला जैसे अपना घड़ा उठाया और चलने लगी, तो चलते चलते उसने क्या कहा कि ए पावना के होता माँ के तो भाई विधवाई होगी, मतलब इन जवाई के होते हुए भी हमारी जो ननदवाई है वो विधवा हो गई। वो वहीं से वापस यूटर्न लेके घर। मम्मी ने पूछा क्या हमारे पत्नी लाया तो नहीं, बोले माँ तो विधवा होगी। अरे बोले तेरे बेटे विधवा क्या होगी, बोले मेरे बेटे देख तू भी विधवा होगी। तो बोले मैं तो हुई तेरे बाप मरियो, तो बोले हो सके भी बाप मर गए। इतनी अतार्किक मतलब बिना लॉजिक की बातें करते हैं, सही होता है। इधर देखो, वार्षिक योजना या सत्रीय योजना या सेशन प्लान, यह योजना सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व निर्मित होती है। सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व निर्मित होती है। तो जब भी सत्र आपका प्रारंभ होगा, उसके प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले कौन सी योजना निर्मित करेंगे, वार्षिक योजना निर्मित करेंगे। कई गाइड के अंतर्गत ऐसा लिखा रहता है कि पहले इकाई योजना बनाते हैं फिर क्या करते हैं, वो गलत है, पूर्णतः गलत है। सबसे पहले कौन सी योजना निर्मित होती है, वार्षिक, और कब, सत्र के प्रारंभ होने से पहले। अब इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, इसके जो आपकी योजना होगी ये संपूर्ण सत्र के कुल कार्य दिवसों को आधार मानकर की जाती है। संपूर्ण सत्र के कुल कार्य दिवस, संपूर्ण सत्र के कुल कार्य दिवसों को ध्यान में रखकर, आपके आरटीएफ थोड़ी है, आरटीएफ 2009 नहीं है सही आपके। तो एक बात बता देता हूं मैं आपको, कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर तक कुल कार्य दिवस बताए गए हैं 200। कितने कार्य दिवस हैं, 200। और अपर प्राइमरी लेवल पर कक्षा 6 से 8 तक कुल कार्य दिवस होते हैं 220। और आपके सेकेंडरी लेवल पर लगभग आपके इतने कार्य दिवस होते हैं। तो अपन पर्टिकुलर कितने मान लें, 220 कार्य दिवस। अब ये जो 220 कार्य दिवस होते हैं, तो पहले अपने को टोटल सत्र कितने दिन का नहीं मानना है, क्योंकि स्कूल कितने दिन लगेगी। तो पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि पूरे साल में अपनी कितने दिन स्कूल लगेगी, कुल कार्य दिवस कितने होंगे। और जो एक्चुअल वास्तविक कार्य दिवस होते हैं वो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा एक पंचांग जारी किया जाता है, जिसको बोलते हैं शिविरा पंचांग। क्या बोलते हैं, शिविरा पंचांग। ये शिविरा पंचांग पूरे सत्र के कार्य दिवस कितने होंगे, कितनी छुट्टियां होगी, कौन कौन सी छुट्टियां होगी, कब प्रथम पर्क होगी, द्वितीय पर्क होगी, अर्धवार्षिक होगी, उसकी पूरी की पूरी पहले कैलेंडर जारी करता है शिक्षा विभाग, जिसको किस नाम से जानते हैं, शिविरा पंचांग। तो आपका ये जो वार्षिक या सत्रीय योजना है वो कौन से कैलेंडर को ध्यान में रखकर तैयार करेंगे, शिविरा पंचांग। भाई अपने स्कूल में इतने दिन आपका है वो दिन कार्य चलेगा, तो उसके आधार पर कौन सी योजना तैयार करेंगे। अब मान लो कि अपन 250 दिनों के हिसाब से ये योजना तैयार कर लें और शिविरा पंचांग के अनुसार स्कूल लगे 217 दिन, तो इसका मतलब फिर आपकी योजना विफल हो सकती है। तो पहले ही आपके क्या कर लेते हैं, वास्तविक कार्य दिवस होते हैं उनकी गणना कर लेते हैं। तो कुल कार्य दिवस, टोटल वर्किंग डेज काउंट कर लिए। उसके बाद में क्या करते हैं, प्रत्येक विषय व प्रत्येक कक्षावार योजना निर्मित होती है। प्रत्येक विषय व कक्षावार योजना निर्मित होती है। तो कक्षा 9 के लिए अलग योजना, 10 के लिए अलग योजना, 9 में भी जितने सब्जेक्ट होते हैं उन प्रत्येक सब्जेक्ट की क्या होती है, अलग अलग योजना निर्मित होती है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक विषय व प्रत्येक कक्षावार क्या होती है, अलग अलग योजना निर्मित होती है। यह संपूर्ण पाठ्यक्रम को आधार मानकर योजना निर्मित होती है। पूरा सिलेबस होता है, उस सिलेबस को पूरे को क्या करते हैं अपने सबसे पहले ध्यान में रखते हैं। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को आधार मानकर निर्मित होती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को आधार मानकर यह योजना तैयार की जाती है। यह योजना तैयार की जाती है। इकाई योजना में तो केवल इकाइयों का ध्यान रखेंगे, जबकि पूरी पाठ्य वस्तु का संपूर्ण पाठ्य आपका जो सिलेबस होगा उसको आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, किसमें, वार्षिक या सत्रीय योजना के अंतर्गत ध्यान में रखना होगा। अब देखो, जब सत्रीय योजना निर्मित करते हैं तो इसके चरण कितने होते हैं, तो सबसे पहले चरण के अंतर्गत ध्यान में रखना होगा। अब देखो, जब सत्रीय योजना निर्मित करते हैं तो इसके चरण कितने होते हैं, तो सबसे पहले चरण के अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया कि ये किसको ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी, तो किसी भी कक्षा या विषय के लिए सबसे पहले उसका क्या देखेंगे, पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा किस ओर, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु का विश्लेषण, पाठ्यवस्तु का विश्लेषण। अब ये देखेंगे कि कितने पाठ है इसके अंतर्गत, कुल कितनी पाठ्य वस्तु है, आपके पाठ्यक्रम का आकार कितना बड़ा है, पूरा विश्लेषण कर लिया। उसके बाद में उपसत्रीय योजना का निर्माण, किसका निर्माण करेंगे, उपसत्रीय योजना का निर्माण। ऐसा आपने सुना होगा कि दीपावली की छुट्टियों तक 70% सिलेबस हो जाना चाहिए, कई बार ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रथम उपसत्रीय योजना में कितना प्रतिशत आपका ये पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम है वो पूरा हो जाना चाहिए। तो अलग अलग तीनों उपसत्रों के लिए आपका पाठ्यक्रम है उसको अलग अलग विश्लेषित कर देते हैं। इसके आधार पर फिर इकाइयां निर्मित की जाती है, अलग अलग इकाई योजना। जैसे मान लो कि आपके टोटल 12 पार्ट है, कितने पार्ट है, 12। तो 12 को मान लो 4 यूनिट में बांटा, तो प्रत्येक पार्ट कितने कितने का हो गया, 3। ऐसे नॉर्मल बता रहा हूं, हो सकता है किसी में 2 पार्ट इकाई में आए, किसी में 3 आए, किसी में हो सकता है 4 आ सकते हैं, अलग लगा सकते हैं। तो टोटल मान लो कि अपने कितनी इकाइयां बना दी, 4 इकाई बना दी। तो इन उपसत्रीय योजना निर्मित करने के बाद में क्या करेंगे, इकाई योजना का निर्माण। अब आपकी इकाई योजना निर्मित हो गई, अब करेंगे उद्देश्य का निर्धारण। क्या करेंगे, उद्देश्य निर्धारण, अर्थात इन इकाइयों के अंतर्गत जो आपकी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसके पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन होंगे। तो शुरुआत में अपने उद्देश्य पढ़े थे, उन उद्देश्यों को यहां पर लिखा जाता है। अब उद्देश्य निर्धारित हो गए, तब आपके कालांश विभाजन होता है। क्या होता है, कालांश विभाजन, यानी कि कौन से पाठ में कौन सी विषय वस्तु में कितना समय लगेगा, कितने कालांश लगेंगे। तो इन कालांशों के लिए देखो, एक तो जोड़े जाते हैं वास्तविक शिक्षण कालांश। कौन से जोड़े जाएंगे, वास्तविक शिक्षण कालांश। वास्तविक शिक्षण कालांश का मतलब है कि किसी विषय वस्तु को प्रथम बार पढ़ाने के लिए, शिक्षण करवाने के लिए कितना ओरिजिनल टाइम है लगेगा। उसको तुरंत वापस, एक पाठ पूरा होती वापस क्या करते हैं, उसका रिवीजन, तुरंत ही जो रिवीजन करवाते हैं वो होता है आपका दौरान कार्य। कौन सा होता है,
दौरान कार्य, तो दौरान कार्य के लिए कालांश, तो 2 नंबर पे कौन से कालांश जोड़ेंगे? दौरान कार्य के लिए कालांश। बीच बीच में परीक्षाएं भी आयोजित करनी पड़ती है, बालक सीख रहा है या नहीं सीख रहा है उसके लिए मूल्यांकन आयोजित करना पड़ता है, तो कौन से कालांश और अपने को जोड़ने पड़ेंगे? मूल्यांकन कालांश, मूल्यांकन कालांश। जब पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है तो दोबारा उसी सिलेबस को तीव्र गति से पढ़ाया जाता है, फास्ट एक बार पूरे सिलेबस को वापस से पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं पुनर्अध्यापन। क्या बोलते हैं? पुनर्अध्यापन, पुनर्अध्यापन कालांश। तो टोटल आपके कालांश कितने प्रकार से वर्गीकृत होंगे? 4 प्रकार से। टोटल वास्तविक शुरुआत में पढ़ाने में, ओरिजिनली आपका जो टीचिंग होगी उसमें कितना टाइम लगेगा, रिवीजन में कितना लगेगा, मूल्यांकन करने में कितने कालांश लगेंगे, और वापस क्विक रूप से पूरा सिलेबस वापस पढ़ाने के लिए कितना लगेगा। ये आपके क्या हो जाता है? कालांश का विभाजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, उसके आधार पर उपसत्रीय योजनाओं में 3 उपसत्रों में बांट देंगे, फिर उसके आधार पर इकाइयां बनेगी, इकाइयां बनने के बाद उस विषय वस्तु को पढ़ाने का आपके क्या उद्देश्य है, वापस पढ़ाने के लिए कितना लगेगा। ये आपके क्या हो जाता है? कालांश का विभाजन। दो में से एक गया तो कितने दिन, और छुट्टियां कितनी हुई? 190 दिन। अब सुनो, ग्रेड कितना होगा आपका? 4200 पे ग्रेड कितना होगा? मतलब साल 2 हो जाओगे ना, जब आपका पुनर्जन्म होने के बाद 2 साल हो जाएगी, नौकरी लगने एक प्रकार से पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म के बाद जब 2 साल हो जाएगी ना, तो आपकी सैलरी लगभग इतने तक चली जाएगी धीरे धीरे, है ना। और उसमें से काट के मान लो तो लगभग कितने आने प्रारंभ हो जाएंगे? एक बड़ा सा शीशा लेना, सामने खड़े होना, कई देर तक शक्ल देखना कि मैं 3 घंटे पढ़ गए और यहाँ तक पहुंच जाऊँ क्या, है ना। थोड़ा सा पढ़ना क्या बात। हाँ, शिक्षा विभाग का कैलेंडर शिविर पंचांग, यानी कि संपूर्ण सत्र के कुल कार्य दिवसों को ध्यान में रखकर योजना निर्मित करते हैं। तो इसका कुल कार्य दिवस गणना किसके आधार पर करेंगे? कैलेंडर। और शिक्षा विभाग का कैलेंडर कौन सा होता है? शिविर पंचांग। ये तो ऐसे मैंने सामान्य जानकारी दी थी, पूछा जाता नहीं जाती ये बात। ये तो मैंने आपको बताया कि स्कूल में जाने पर आपको ये शिविर पंचांग उसको ध्यान में रखना है। रिश्तेदार वगैरह पूछते हैं फिर कि भाई कितने मिले, तो मास्टर भी बड़े लाजवाब चीज होते हैं, धीरे से बोलते हैं खूब मिले, राम जी दे, क्योंकि पुरुष कभी भी अपना वेतन 1 लाख रुपए से, तो मैं तो ऐसे गोल मोल कर देता हूँ, मेरे को तो 16-17 हज़ार रुपए मिलते हैं, पता है आपको, तो और ऐसे करके थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ता है, और तो इधर उधर से फिर लपेटना पड़ता है। क्या बात? तो घर पे इतना थोड़ी बताता हूँ मैं, ऑडिट हो जाए मेरी कभी, फिर घर पे तो ये पता है कि भाई ट्यूशन पढ़ाता है, लिख लिया? नहीं ऐसे मत कर देना भाई, लिख लिया? पार्ट मेरे में लिखो लिखो, चले आगे। इसके पीछे आदमी अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। तो कभी भी जिंदगी में ये जो दार्शनिक बातें होती हैं, कल्पना नहीं होती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है ना। परिस्थिति आई ना, तब आदमी सब ऑटोमेटिक पता चलता है कि पैसा सब कुछ होता है या नहीं, सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माँ बाप को छोड़ के बहुत कुछ होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये शिक्षक की जॉब इतनी आसान, इतनी सम्मानजनक, पूरे समाज में आपको एक प्रतिष्ठित पद के रूप में जाना जाता है ना। वो परिस्थितियां बदल गई। यूरोप में तो ये परिस्थितियां हैं कि कोई भी शिक्षक के खिलाफ कोई भी यदि मुकदमा या कोई भी अपील दायर होती है तो उसको कोर्ट में नहीं बुलाते हैं, कोर्ट शिक्षक के घर जाता है। कभी भी आप सिटी बस में या ट्रेन में यूरोप की किसी में भी बैठोगे तो यहाँ पर लिखा रहता है महिलाओं के लिए रिजर्व सीट, तो वहां पर लिखा रहता है अध्यापक के लिए, शिक्षक टीचर के लिए रिजर्व सीट। कोई भी टीचर यदि बस में चढ़ेगा, अगले ने पहचान लिया तो तुरंत सीट तोड़ देते हैं उसके लिए। इतना सम्मानजनक पद। एक मैंने लेख पढ़ा था थोड़े दिन पहले, कोई प्रोफेसर का, उसने क्या किया, जो ट्रैफिक लाइट होती है उसको क्रॉस कर दिया था, तो उसके घर चालान गया और कोर्ट में, वहां पर बाकायदा कोर्ट में बुलाते हैं, अपने तो चालान जमा करवाती, फिर वहां पर पहले सुनवाई होती है कि क्यों तोड़ा, वास्तविक कारण क्या था तुम्हारे सिग्नल तोड़ने का, और फिर जज है वो उसका क्या करता है, जुर्माना तय करता है। तो उसको बुलाया तो उन्होंने कहा कि आपने सिग्नल क्यों तोड़ा, तो बोले कि मेरे को विद्यालय जाना था और मैं लेट हो रहा था इस वजह से। बोले आप विद्यालय में क्या करते हो? बोले मैं शिक्षक हूं। जज खड़ा हो गया और सबको फटकार लगाई जिन्होंने वो जो नोटिस उनके घर भेजा कि तुमको शर्म नहीं आती, किसी एक अध्यापक को, एक शिक्षक को तुमने कोर्ट तक बुलाया और लिखित रूप से माफी मांगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने आपको यहाँ पर बुला लिया, आगे से आइंदा से कोई भी शिक्षक को कोर्ट में उपस्थित नहीं होना है। कोर्ट ही कहाँ जाएगा? इतना सम्मानजनक पद होता है यूरोप वगैरह कंट्रीज में। और जिन्होंने वैज्ञानिकों और शिक्षक का सम्मान नहीं किया, वो सारी सभ्यता आज नष्ट हो चुकी है, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपने लिखिए ये। अब लिखो वार्षिक योजना के चरण, वार्षिक योजना के चरण। अधिकारी कौन होता है उस दिन? शिक्षक। तो मैं वहां से आता हूं, मैंने कहा कांस्टेबल साहब आज कैसा लग रहा है आपको कि हम आपके अधिकारी हैं, आज पहली बार हमारा कहना मानते हो, नहीं तो तुम हमको चौराहे पे कभी पकड़ लो तो छोड़ो ही नहीं, और ऐसे पता चलता है मार कर तो बिल्कुल नहीं छोड़ो। बोले नहीं आजकल हमने ट्रेंड बदल दिया है, स्टाफ पहले आ जाओ और वहीं पे आप सनी सर कानपुर के इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु संपूर्ण पाठ्यक्रम का इकाइयां बन जाती है, तब कौन सी आंसर है वो आपका लगेगा। ठीक है, अब 2 नंबर पे आती है आपकी इकाई योजना। कौन सी आती है? इकाई योजना। इकाई योजना जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं यूनिट प्लान। क्या बोलते हैं? यूनिट प्लान। थोड़ा समझना, इसमें ध्यान देना। 5 नंबर बिंदु क्या है? कालांश विभाजन। अरे कौन से कार्य के लिए कितने कालांश लगेंगे, उनका विभाजन करना क्या है? कालांश विभाजन। पूरा एक बार सिलेबस पूरे वास्तविक रूप से शिक्षण करवाने के कितना टाइम लगेगा, रिवीजन में कितना लगेगा, परीक्षाओं के लिए कितना कालांश लगेंगे, और वापस एक बार पूरे आपके सिलेबस को पुनर्अध्यापन के लिए कितना समय लगेगा। फिर का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो ध्यान रखना, इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है आपके हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम है? हर्बर्ट स्पेंसर। केवल किसकी बात कर रहा हूं मैं? केवल शब्द की, है ना। इकाई योजना भी नहीं है, केवल शब्द क्या है? इकाई। तो केवल इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। फिर पूछा जाए कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? इकाई योजना के प्रतिपादक, यानी कि इकाई योजना निर्माण करने के लिए सबसे पहले किस व्यक्ति को श्रेय जाता है? तो वह आपका है एच सी मॉरिसन। क्या नाम है? एच सी मॉरिसन, हेनरी कोरेन
मॉरिसन। तो इकाई योजना के प्रतिपादक तो कौन है? एच.सी. मॉरिसन। और इकाई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? अल्बर्ट स्पेंसर। अब अपन ये समझते हैं कि इस इकाई योजना का क्या अर्थ होता है। तो इकाई योजना का अर्थ होता है एक समान प्रकार की विषय वस्तु का संग्रह। एक समान प्रकार की विषय वस्तु का संग्रह क्या कहलाता है? इकाई योजना निर्मित करना। तो एक समान प्रकार की विषय वस्तु को संग्रहित करके और शिक्षण से संबंधित योजना तैयार करना क्या कहलाएगा? आपके इकाई योजना के नाम से जानेंगे। यानी कि इसमें एक ही टाइप की क्या होगी? विषय वस्तु होगी। तो एक समान प्रकार के जो पार्ट होंगे उनको अलग अलग ग्रुप में अपन बांट के रख देते हैं। जैसे भारत, अपन राजस्थान का मान लो कि भूगोल पढ़ते हैं, तो राजस्थान के भूगोल में अलग अलग प्रकार है। सबसे पहले तो क्या पढ़ते हैं अपने? स्थिति और विस्तार। तो स्थिति विस्तार एक इकाई है जिसमें राजस्थान की सामान्य परिचय, उसकी स्थिति वैश्विक स्तर पर क्या है, भारत के संदर्भ में उसकी स्थिति क्या है, उसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है, और उसके किलोमीटर में लंबाई है वो कितनी है, कितने जिले हैं, तो उसकी सामान्य परिचयात्मक। इसका मतलब उसमें केवल और केवल क्या आएगी? जनरल डिटेल आएगी, सामान्य जानकारी, सामान्य विवरण आएगा। फिर अपन करते हैं भौतिक प्रदेश, तो उसमें केवल और केवल किसके बारे में चर्चा करेंगे? भौतिक प्रदेशों के बारे में। फिर अपन पढ़ते हैं अपवाद तंत्र, तो अपवाद तंत्र में केवल और केवल क्या पढ़ते हैं? नदियां। फिर अपन मान लो कि नदियों के साथ में जितने भी जल के स्रोत है, अपवाद तंत्र प्रणाली है, उसके जितने भी भाग है उसमें पढ़ते हैं। एक फिर अलग से है जनसंख्या, पशुधन, बेरोजगारी, निर्धनता, ये भी भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन ये आर्थिक भूगोल होता है, अर्थात ये इस भौतिक भूगोल का हिस्सा नहीं है। तो भौतिक भूगोल अलग होता है और आर्थिक भूगोल अलग। तो अपने दोनों विषय वस्तु को क्या कर दिया? अलग अलग। तो उस अलग अलग करके जो विषय वस्तु को संग्रहित करते हैं उसी को किस नाम से जानते हैं? इकाई योजना के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखना, जो इकाई योजना होती है इसकी एक दो विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात तो ये गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। इकाई योजना किस पर आधारित होती है? गेस्टाल्टवाद पर। इकाई योजना गेस्टाल्टवाद पर आधारित होती है। अब आप बताओगे ये गेस्टाल्टवाद क्या है? गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। अब मैं पहले ये जानना चाहता हूं, आप में से किस किसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी अभी तक? आगे करना। और किन किन ने पढ़ ली है? चलो अब मैं इस गेस्टाल्टवाद का थोड़ा सा आपको अर्थ बता देता हूं। गेस्टाल्टवाद को बोलते हैं संपूर्णाकारवाद या समग्रतावाद। इसका मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में, विषय वस्तु को संपूर्णाकारवाद या समग्रतावाद, इसका मतलब होता है। गेस्टाल्टवाद का थोड़ा सा आपको अर्थ बता देता हूं। गेस्टाल्टवाद को छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं अपन कई बार कि फिर उस विषय वस्तु को एक साथ जोड़कर उसका अर्थ निकालने में अपन सक्षम नहीं होते हैं। तो गेस्टाल्टवाद ये कहता है कि कोई भी विषय पढ़ा हो कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकल सके, उसका